हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मान लीजिए आप एक मॉल में गए हैं, सामने दो घड़ियां रखी है। एक की कीमत है 10,000 रुपए और दूसरी की 2,000 रुपए। आप सोचते हैं 10,000 हद हो गई, लेकिन तभी सामने एक तीसरी घड़ी रखी होती है 50,000 रुपए की। अब आपको पहली वाली घड़ी सस्ती लगने लगती है और आप उसे खरीद लेते हैं। क्या आपने यह फैसला खुद सोच समझ कर लिया था, या आपके दिमाग ने आपके साथ एक खेल खेला? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम हर दिन समझदारी से सोचते हैं, तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं और दूसरों की बातों में नहीं आते। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरियली इस सोच को पूरी तरह झूठा साबित करते हैं। उनकी किताब प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें बताती है कि हम इंसान सिर्फ बेवकूफियां नहीं करते, हम एक पैटर्न में बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये किताब एक आईना है जिसमें हम अपने रोजमर्रा के निर्णयों को देखकर हैरान रह जाते हैं, चाहे वो फ्री ऑफर्स हो, रिश्तों में दिए गए तोहफे हों, या हमारी खरीदारी की आदतें। सब में छुपी होती है इरेशनैलिटी की परछाइयां। डैन एरियली ने इस किताब को न सिर्फ रिसर्च से बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभवों से भी लिखा है। उन्होंने आग से झुलसने के बाद हॉस्पिटल में बिताए समय में यह महसूस किया कि लोग तर्क से नहीं, आदत और भ्रम से फैसले लेते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे हम क्यों फ्री चीजों के पीछे भागते हैं, चाहे उसकी हमें जरूरत ना हो। हम रिश्तों में पैसे के साथ क्यों गड़बड़ कर बैठते हैं, हम बार बार टालमटोल क्यों करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि हमारी खुद की सोच ही कैसे हमें धोखा देती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मेंटल अवेकनिंग है जो आपके हर छोटे बड़े फैसले पर सवाल उठाएगी। चैप्टर 1, तुलना के जाल में उलझी जिंदगी, द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती है, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे वो किसी और चीज से तुलना में लगती है। सुबह का वक्त है, मां सब्जी लाने बाजार जाती है। टमाटर की दुकान पर दो रेट सुनती है, एक जगह 40 रुपए किलो और दूसरी जगह 50 रुपए किलो। वो तुरंत 40 वाला ले लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने 10 रुपए बचा लिए। पर अब जरा सोचिए, क्या वो टमाटर सच में बढ़िया थे या सिर्फ तुलना में सस्ते लग रहे थे? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, चीजों को उनके एक्चुअल वैल्यू से नहीं बल्कि दूसरे ऑप्शन के मुकाबले देखते हैं। अब देखिए, घर में टीवी लेना हो, पति पत्नी ऑनलाइन वेबसाइट खोलते हैं। एक टीवी 30,000 रुपए का है, दूसरा 50,000 का। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक तीसरा ऑप्शन सामने आता है, 80,000 रुपए का स्मार्ट टीवी, बहुत सारे फीचर्स के साथ। अब वो 50,000 वाला सडनली बैलेंस सा लगता है, न बहुत महंगा न बहुत सस्ता, और नतीजा, परिवार उसे खरीद लेता है, भले ही वो उनके बजट से बाहर हो। यही है तुलना का जाल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने घर में, रिश्तों में, खरीदारी में, यहां तक कि बच्चों के स्कूल चुनते वक्त भी फंसते हैं। एरियली का प्रयोग, तुलना हमें कैसे मूर्ख बनाती है। डैन एरियली बताते हैं कि जब हमें कोई चीज अकेली दिखती है तो हम समझदारी से सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हमें एक कंपैरिजन मिल जाता है, हम बिना सोचे समझे उसका शिकार बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बहन ने 20,000 रुपए की घड़ी खरीदी और अगले हफ्ते आपके पति आपसे कहते हैं, मैं तो बस 15,000 वाली ले रहा हूं। देखो, तुम्हारी बहन से सस्ती है। अब ये तुलना देखकर आपको वो डील अच्छी लगती है, भले ही आपने खुद कभी इतनी महंगी घड़ी लेने का नहीं सोचा था। परिवार में भी होती है ये तुलना। एक बच्चा जब कहता है, मम्मी मेरे फ्रेंड के पास नया मोबाइल है, मेरे पास तो पुराना है, तब वो मोबाइल की जरूरत नहीं बता रहा, वो तुलना से मिली बेचैनी बता रहा है। पति पत्नी जब कहते हैं, हमारे पड़ोसी हर साल घूमने जाते हैं, हम कब जाएंगे, तो वहां छुट्टी की चाहत नहीं है, वहां कंपैरिजन का दबाव है। डैन एरियली कहते हैं, ये तुलनाएं हमें सोचने नहीं देती, हम खुद के लिए नहीं, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए फैसले लेने लगते हैं।
इस चैप्टर से सीखे क्या? तुलना करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो हम अपने बजट, जरूरत और शांति सब खो बैठते हैं। हर वो फैसला जो किसी और से बेहतर दिखने के लिए लिया गया है, वो आपके लिए नहीं है, वो दिखावे के लिए है। अगली बार जब कोई चीज आपको सस्ती या बेहतर लगे तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरे लिए ठीक है या सिर्फ किसी और से तुलना करके ठीक लग रही है? अब जरा सोचिए, अगली बार जब आप मॉल जाए या बच्चों के लिए कुछ खरीदे, क्या आप वो फैसला बिना तुलना के ले सकते हैं? अगर हां, तो आप सच में इरैशनल नहीं बल्कि अवेयर इंसान हैं। चैप्टर 2, फ्री चीजों की असल कीमत, द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट। जब भी कोई चीज फ्री होती है तो हम उसका दिमाग से नहीं, दिल से पीछा करते हैं, और अक्सर इसी में हम अपने लिए नुकसान खरीद लेते हैं। सोचिए, मेले में आप परिवार के साथ घूम रहे हैं। एक स्टॉल वाले ने बोर्ड लगाया है, एक साबुन खरीदो, दूसरा फ्री पाओ। मां तुरंत कहती है, अरे ले लो, एकदम सस्ता पड़ रहा है, बिना ये सोचे कि उस ब्रांड का साबुन तो घर में कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बस यही हमसे गलती हो जाती है। डैन एरियली कहते हैं, जब भी हम फ्री शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लॉजिक बंद हो जाता है। हम उस चीज की वैल्यू, उसकी जरूरत, उसका इस्तेमाल कुछ नहीं सोचते। सिर्फ एक बात दिमाग में चलती है, कुछ फ्री मिल रहा है, अभी नहीं लिया तो पछता जाऊंगा। और सोचिए, ऐसा हम सिर्फ मेला या शॉपिंग में नहीं करते, रिश्तों में भी करते हैं। रिश्तों में फ्री की गलतफहमी। आपका छोटा भाई घर आता है, कहता है, भैया ये फ्री का कोर्स मिला है ऑनलाइन, मैं कर लूंगा, अच्छा लगेगा। लेकिन 3 दिन बाद वो कहता है, छोड़ दिया यार, दिल ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि फ्री चीजों की कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जब हम पैसे, मेहनत या समय लगाते हैं, तभी हम उसे गंभीरता से लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग रिश्ते निभाते हैं, जब तक सब कुछ आसानी से मिल रहा है तब तक जुड़े रहते हैं, पर जैसे ही मेहनत की जरूरत पड़ी वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने उस रिश्ते में कुछ देना नहीं सीखा, सिर्फ लेना सीखा। एरियली का चॉकलेट वाला प्रयोग। डैन एरियली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को 2 ऑप्शन दिए, एक महंगी और स्वादिष्ट लिंट चॉकलेट सिर्फ 15 सेंट में, और दूसरी एक सिंपल हर्शी चॉकलेट एकदम फ्री। जब दोनों ऑप्शन थे तो ज्यादातर लोगों ने लिंट ली, क्योंकि थोड़े पैसे देकर अच्छा टेस्ट मिल रहा था। लेकिन जब लिंट को 14 सेंट कर दिया गया और हर्शी को फ्री, लोग अचानक फ्री वाली घटिया चॉकलेट लेने लग गए। क्या बदला था? सिर्फ एक शब्द, फ्री। और ये वही होता है जब घर में हमें कोई कहता है, अरे फोन का ये ऐप फ्री है, डाल लो, ये लोन ऑफर फ्री में प्रोसेस कर रहा है, ले लो, ये सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल दे रहा है, साइन अप कर लो। और फिर वही फ्री चीज बाद में हमसे समय, पैसा या शांति ले जाती है। मां की सीख। कोई चीज अगर मुफ्त में मिल रही है तो सोचो उसकी कीमत तुम कब, कैसे और कहां चुकाओगे। मां जब कहती है, बेटा कोई चीज सस्ती हो ये अच्छा है, लेकिन कोई चीज बिन मांगे मिल रही हो तो जरूर सोचो उसके पीछे का मकसद क्या है। फ्री चीजें कई बार हमारे लिए नुकसान का रास्ता बन जाती है, क्योंकि हम उसमें कुछ खोने का डर महसूस नहीं करते। इस चैप्टर की गहराई से सीखें, फ्री का मतलब कभी भी बिना कीमत नहीं होता, बस उसकी कीमत छुपी होती है। जब आप किसी चीज को बिना मेहनत, बिना सोच के ले रहे हैं तो उसका असर देर सवेर जरूर आता है, चाहे वो कोई कोर्स हो, रिश्ता हो या फैसला। अगली बार जब फ्री का बोर्ड दिखे, खुद से पूछिए, क्या मुझे ये चीज सच में चाहिए? अब जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने भी कभी फ्री चीज लेकर बाद में पछताया है? क्या किसी रिश्ते में भी ऐसा हुआ है जहां शुरुआत में सब कुछ आसानी से मिला और बाद में आपने खुद को अकेला पाया? चैप्टर 3 में हम जानेंगे Why we overvalue what we already own, यानी जो चीज हमारी होती है हम उसकी कीमत जरूरत से ज्यादा क्यों लगा बैठते हैं। चैप्टर 3, जो मेरा है
वही सबसे कीमती है, द ओनरशिप इल्यूजन। हम किसी चीज के साथ बस इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वो हमारी हो जाती है और फिर उसकी कमियां भी हमें दिखाई नहीं देती। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके घर में एक पुराना सोफा रखा है, थोड़ा उधड़ा हुआ है, रंग भी हल्का पड़ चुका है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार कहता है, भाई ये तो बदल देना चाहिए, पुराना लग रहा है, तो आपका जवाब क्या होता है? नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ सालों से है, बहुत कीमती है। यही है ओनरशिप इल्यूजन। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसकी कीमत हमारी नजरों में कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वो असल में उतनी कीमती हो या नहीं। डैन एरियली का बास्केटबॉल टिकट वाला प्रयोग। एरियली ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बास्केटबॉल के टिकट एक लॉटरी के जरिए बांटे। कुछ छात्रों को टिकट मिला, कुछ को नहीं। अब जिन लोगों को टिकट मिला था, उन्होंने उसकी कीमत पूछे जाने पर कहा, हम इसे $240 से कम में नहीं बेचेंगे। और जिनके पास टिकट नहीं था, वो बोले, हम ज्यादा से ज्यादा $40 से $50 ही देंगे। मतलब एक ही टिकट, एक ही मैच, लेकिन जिसने पाया उसके लिए वो अनमोल थी और जिसने नहीं पाया उसके लिए वो बस एक आम टिकट थी। यही है एंडोमेंट इफेक्ट। जब कुछ हमारी मिल्कियत बन जाता है तो हम उसकी वैल्यू दूसरों से कहीं ज्यादा आंकते हैं। घर परिवार में इसकी झलक। अब इसे जरा अपने घर की जिंदगी से जोड़िए। पापा की पुरानी घड़ी जो अब चलती भी नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि उसे बदल दीजिए, वो कहते हैं, इसमें मेरी पहली सैलरी की यादें हैं बेटा। मां का वो पुराना बर्तन जो जंग खा चुका है, लेकिन फिर भी उसमें ही चाय बनती है, क्योंकि तुम्हारे पापा शादी में लेकर आए थे। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, यादें हैं, अपनापन है और हमारे खुद के होने का भाव है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एहसास अगर संतुलन में हो तो भावनात्मक जुड़ाव बनता है। पर जब हम हर पुरानी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहते हैं तो वो हमारे बदलाव में बाधा बनती है। रिश्तों में भी होता है ऐसा। कभी कभी कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए निभाते जाते हैं क्योंकि हमने उसमें सालों दिए हैं, हमने बहुत सहा है, हमने इन्वेस्ट किया है। पर सच ये है कि अगर कोई रिश्ता अब सिर्फ आदत और जड़ता बन चुका है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे ही हम उसे मेरा है कहकर पकड़ कर रखते हैं, हम उसके सच को देखना बंद कर देते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, पुराना फोन हो, नौकरी हो या सोफे का कुशन। इस अध्याय से क्या सीखें? जो हमारा है वो बेशक खास हो सकता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ इसी आधार पर मत आंको। कोई चीज आपकी है इसलिए बेहतर है, ये सोच कई बार गलत फैसलों का कारण बन जाती है। पुरानी चीजों और रिश्तों से जुड़ाव रखें, पर अगर वो अब आपकी ग्रोथ रोक रहे हो तो छोड़ने का साहस भी रखें। अपने बच्चों को सिखाइए कि अपना होना और वैल्यू होना दोनों अलग बातें हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई चीज या रिश्ता है जिसे आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वो आपका है, ना कि इसलिए कि वो सही है? चैप्टर 4 में हम जानेंगे सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। जब भावनाएं और पैसा टकराते हैं तो क्या होता है, यानी जब प्यार, मदद और रिश्तों में पैसों की भाषा आ जाती है तो कैसे सब बदलने लगता है। चैप्टर 4, जब दिल और पैसा टकराते हैं। सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। प्यार, सहयोग और रिश्ते भावनाओं की भाषा समझते हैं, पर जैसे ही पैसे की गंध आती है सब बदल जाता है। जरा सोचिए, आपके किसी करीबी दोस्त ने आपसे बच्चे का प्रोजेक्ट बनाने में मदद मांगी और आपने समय निकालकर प्यार से पूरा बना भी दिया। अब अगर वो दोस्त आपको अंत में 100 रुपए पकड़ा दे तो कैसा लगेगा? अबे क्या यार, दोस्ती को नौकरी समझ लिया? यही है इस अध्याय का सार। सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और जब हम इन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। डैन एरियली का कुकी एक्सपेरिमेंट। एरियली ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए और सबको एक ही टास्क दिया, कंप्यूटर पर एक बटन बार बार दबाना। पहले ग्रुप को कहा गया,
हर क्लिक के लिए $5 मिलेंगे। दूसरे ग्रुप को कहा गया, हर क्लिक के लिए 50 सेंट मिलेंगे। तीसरे ग्रुप को कहा गया, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम रिसर्च कर रहे हैं। आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब जो चौंकाने वाली बात सामने आई, तीसरे ग्रुप ने सबसे ज्यादा मेहनत की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ा था, पैसे से नहीं। मतलब, जब आप किसी से दिल से मदद मांगते हैं तो लोग ज्यादा देते हैं, पर जब आप पैसे देकर काम करवाना चाहते हैं तो लोग हिसाब लगाने लगते हैं। इतने में इतना ही ठीक है। परिवार और रिश्तों में ये कैसे होता है? अब इसे अपने घर की जिंदगी में देखिए। मां रोज खाना बनाती है बिना किसी पैसे की उम्मीद के, पर अगर एक दिन आप कहें, मां आज खाना बहुत अच्छा था, ये लो 200 रुपए, तो क्या होगा? मां का दिल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस रिश्ते को सोशल नॉर्म से मार्केट नॉर्म में बदल दिया। उसी तरह जब पति पत्नी के रिश्ते में बातचीत, खर्च, बिल, जिम्मेदारी बांटने पर ज्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे प्यार कम और हिसाब ज्यादा हो जाता है। रिश्ते तब चलते हैं जब लोग देने की भावना से जुड़ते हैं, न कि मुआवजा की उम्मीद से। वर्क प्लेस पर भी यही होता है। कई कंपनियां चाहती है कि उनके कर्मचारी दिल से काम करें, टीम की तरह जुड़े, पर जब तनख्वाह की बात आती है तो वो कॉर्पोरेट पॉलिसी दिखाने लगती है। यही दोगलापन एम्प्लॉय को ठगा सा महसूस कराता है। अगर आप प्यार और पैसे दोनों की उम्मीद करते हैं तो तय कीजिए कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, सोशल या मार्केट। इस अध्याय की सीखें। सोशल नॉर्म्स में दिल होता है, मार्केट नॉर्म्स में दिमाग। दोनों की जगह अलग है, इन्हें मिक्स मत कीजिए। रिश्तों को हिसाब किताब से मत तौलो, वरना भावनाओं की कीमत घट जाती है। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो दिल से मांगिए, दिल से दीजिए। पैसे की बात जब होनी हो तो खुलकर कीजिए, पर उसमें भावनाओं की उम्मीद न रखें। अब सोचिए, क्या आप कभी अनजाने में किसी को पैसे या सुविधा देकर उसके दिल की भावना को चोट पहुंचा चुके हैं? और क्या कभी आपके अपने रिश्ते में भी हिसाब किताब की भाषा ने भावनाओं की गर्मी कम कर दी? चैप्टर 5, जब उत्तेजना हमें बदल देती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल। गुस्सा, डर या इच्छा के वक्त हमारा दिमाग वही नहीं रहता जो आमतौर पर होता है। कभी आपने गुस्से में अपने किसी अपने को ऐसा कुछ कह दिया हो जो बाद में आपको खुद पर शर्माए हो, या फिर कोई ऐसा निर्णय ले लिया हो जो भावनाओं में आकर लिया गया हो, लेकिन जब दिमाग ठंडा हुआ तो अफसोस ही रह गया। डैन एरियली ने एक प्रयोग किया। लड़कों से ऐसे नैतिक और संवेदनशील सवाल पूछे गए, पहले सामान्य अवस्था में, फिर उत्तेजना की स्थिति में। जवाबों में फर्क चौंकाने वाला था। भावनात्मक उत्तेजना में लोगों के मूल्य, सोच और निर्णय सब बदल गए। घर की जिंदगी में भी देखें, कभी पिता गुस्से में बेटे को कह देते हैं, तू निकम्मा है, मेरी जिंदगी का बोझ है। या कोई रिश्ता एक पल की उत्तेजना में टूट जाता है, जो अगर 1 घंटे ठहर कर सोचा जाता तो शायद बच सकता था। सीख क्या है? भावनाओं में निर्णय मत लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, रात भर रुकिए, क्योंकि अगली सुबह का दिमाग आज के गुस्से से कहीं ज्यादा समझदार होता है। चैप्टर 6, सेल्फ कंट्रोल की जंग। अभी चाहिए या बाद में बेहतर? द प्रॉब्लम ऑफ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हमें पता होता है कि लंबे समय में क्या अच्छा है, फिर भी हम तुरंत मिलने वाले सुख के सामने हार जाते हैं। ये अध्याय जिंदगी के उस रोजमर्रा के संघर्ष को उजागर करता है जहां हम 2 चीजों के बीच झूलते हैं, अभी की मिठास, भविष्य की भलाई। हम जानते हैं कि मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मिठाई देखकर मन मचल जाता है। देर रात तक मोबाइल चलाना ठीक नहीं, लेकिन स्क्रॉल करते करते रात के 2 बज जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी सेविंग करनी चाहिए, लेकिन मॉल की एक सेल में सब उड़ जाता है। एरियली का प्रयोग। छात्रों को 3 दिन का असाइनमेंट दिया गया। कुछ को कहा गया जब चाहो जमा करो, कुछ को कहा
हर हफ्ते एक जमा करना है। नतीजा, जिन्हें डेडलाइन दी गई थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी ने प्रोक्रेस्टिनेट किया और खराब ग्रेड मिला। यानी जब तक हमारे पास खुद को रोकने की व्यवस्था नहीं होती, हम अक्सर अभी का मजा चुन लेते हैं, भले ही उससे भविष्य बिगड़ जाए। आपने देखा होगा, जब बच्चा रो रहा होता है किसी खिलौने के लिए, तो मां कहती है, बेटा बाद में देंगे, अभी नहीं। लेकिन पिता कहते हैं, अरे दे दो ना यार, चुप तो हो। फर्क समझिए। मां सेल्फ कंट्रोल सिखा रही है, पिता इमीडिएट प्लेजर दे रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन यही आदतें बड़े होकर हमारे डिसीजंस का आधार बनती है। इससे निकलने का रास्ता क्या है? प्री कमिटमेंट। पहले से अपने लिए नियम बनाइए। जैसे मैं हर महीने 2000 सेविंग में डालूंगा, चाहे कुछ हो। डेडलाइंस और डिसिप्लिन। खुद को सीमा में रखना सीखिए, वरना तुरंत का सुख धीरे धीरे पूरी जिंदगी को खा जाएगा। अपने बच्चों को भी सिखाइए, हर चीज तुरंत चाहिए, ये जिद नुकसान करती है। इन 2 अध्यायों की साझा सीख, जब भावनाएं हावी होती है या जब सामने छोटा सुख होता है, तो हमारा भविष्य का भला सोचने वाला दिमाग हार जाता है। लेकिन अगर हम रुकना और पहचानना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को बेवजह के पछतावे से बचा सकते हैं। चैप्टर 7, खुला दरवाजा हमेशा सही नहीं होता। कीपिंग डोर्स ओपन व्हाई ऑप्शंस डिस्ट्रैक्ट अस। हर बार हर दरवाजा खुला रखना समझदारी नहीं होती, कभी कभी बंद करना ही जरूरी होता है। सोचिए, एक बच्चा है जिसके पास 4 खिलौने हैं। वो एक में भी मन नहीं लगा पाता, क्योंकि हर बार दूसरे की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। ऐसे ही हम बड़ों की जिंदगी में भी होता है। डैन एरियली ने एक प्रयोग किया। लोगों को कई विकल्प दिए गए, जैसे दरवाजे। हर बार वो दरवाजा जो बंद होने वाला था, लोग उसी को खोलते रहे, भले ही असली फायदा किसी और दरवाजे में था। क्यों? क्योंकि हमें संभावना खोने का डर होता है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया और बाद में पछताया तो? अब परिवार में देखो, कई बार एक रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक और पुराना या नया रिश्ता हमें दुविधा में डाल देता है। हम उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाते, क्योंकि क्या पता बाद में जरूरत पड़े। पर यही खुले दरवाजे हमारी असली जिंदगी का सुख छीन लेते हैं। क्या करें? हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। अपनी जरूरत और प्राथमिकता तय करो। एक दिशा चुनो पूरी ताकत से। आधे अधूरे रिश्ते, आधे अधूरे लक्ष्य सिर्फ थकाते हैं। समझदारी का मतलब सब कुछ नहीं, सही चीज पकड़ना है। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। चैप्टर 8, जब कीमतें हमारी सोच बदल देती है। द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप एंड रिलेटिविटी। हम चीजों की असली वैल्यू से ज्यादा उनकी दिखावटी कीमत के आधार पर फैसले लेते हैं। कभी आपने एक ही चीज 2 दुकानों पर देखी हो? एक जगह लिखा हो 100 रुपए, दूसरी पर लिखा हो 200 रुपए काटकर अब 100 रुपए। आपने शायद दूसरी वाली चीज खरीद ली होगी, भले ही दोनों एक ही हो। क्यों? क्योंकि हम मूल्य नहीं, तुलना देखते हैं। डैन एरियली ने बताया कि जब चीजों की ओरिजिनल प्राइस हमें ऊंची दिखती है, तो डिस्काउंट में हमें वो चीज ज्यादा कीमती लगती है, चाहे वैल्यू वही हो। अब इसे घर की जिंदगी से जोड़कर देखो। कभी कभी हम किसी रिश्ते को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत निवेश कर दिया है, समय, इमोशन, पैसा। लेकिन अगर वो रिश्ता हमें आज दुख दे रहा है, तो कितना लगाया सोचकर हम उसे छोड़ नहीं पाते। यानी हम उसकी असल वैल्यू नहीं देख रहे, हम बीते निवेश के चश्मे से देख रहे हैं। क्या सीखें? तुलना में मत उलझो। जो चीज आपके लिए अभी काम की है वही कीमती है, चाहे उस पर छूट हो या ना हो। इमोशनल संक कॉस्ट से बाहर आओ। सिर्फ इसलिए किसी को साथ मत रखो कि इतना वक्त दे चुके हैं। खुद से पूछो, क्या आज भी ये रिश्ता मेरी जरूरत पूरी कर रहा है? कीमतों का जादू तोड़ो। जब कुछ खरीदो, चीज की वैल्यू सोचो, छूट नहीं।
फैमिली से जुड़ा उदाहरण। मां ने बेटे के लिए एक कोचिंग में लाखों रुपए लगाए। बेटा खुश नहीं था, रोज तनाव में रहने लगा। लेकिन मां ने कहा, इतना पैसा लगाया है, अब तो करना ही पड़ेगा। पर असल में यह पैसा नहीं, संवेदनाओं का जाल था, जिसने मां को विवेक से दूर कर दिया। दोनों अध्यायों की साझा सीख। जिंदगी में हर विकल्प जरूरी नहीं होता, हर कीमत सही नहीं होती। सच्ची समझदारी है जो जरूरी नहीं उसे जाने देना, और जो कीमती नहीं उस पर जोर ना देना। चैप्टर 9, उम्मीदों का जादू। जैसा सोचो वैसा ही दिखेगा। द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम जो उम्मीद करते हैं वही हमें दिखता है, चाहे वो हकीकत हो या नहीं। एक प्रयोग में लोगों को एक ही शराब 2 नामों के साथ पिलाई गई, एक सस्ती और एक महंगी बताकर। असली में दोनों शराब एक ही थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने महंगी शराब को बेहतर बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि महंगी चीज अच्छी होती है, यानी उनका अनुभव उनकी उम्मीदों के हिसाब से ढल गया। अब इसे अपने घर की जिंदगी से जोड़कर देखो। अगर किसी की शादी के पहले ही मां बाप ने लड़की या लड़के के बारे में नकारात्मक बातें सुन ली हो, तो भले ही सामने वाला अच्छा इंसान हो, फिर भी हर बात में कमी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि मन ने पहले ही फ्रेम बना लिया है। ये फ्रेमिंग इफेक्ट बच्चों पर भी लागू होता है। अगर मां बाप को लगता है कि उनका बच्चा शरारती है, तो जब बच्चा गलती करता है वो उसी फ्रेम से देखते हैं, भले ही उस बार वो गलती मासूमियत में हुई हो। क्या सीखें? अपनी उम्मीदों को टटोलो। क्या आप किसी को वैसे देख रहे हैं जैसा वो है, या जैसे आप मान चुके हैं कि वो होगा? न्यूट्रल नजर रखना सीखो। हर अनुभव को नया अनुभव मानो। पुराने फ्रेम से देखोगे तो सच्चाई छूट जाएगी। खासकर रिश्तों में प्रीजजमेंट न करो, क्योंकि गलत फ्रेमिंग से कई परिवार टूट जाते हैं। चैप्टर 10, कीमत स्वाद से ज्यादा ताकतवर होती है। द प्राइस ऑफ प्लेसबो, हाउ प्राइस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। हमारा दिमाग किसी चीज की असली क्वालिटी नहीं, उसकी मानी गई कीमत से प्रभावित होता है। डैन एरियली ने एक और चौंकाने वाला प्रयोग किया। उन्होंने 2 ग्रुप को एक जैसी दर्द कम करने वाली दवा दी। बस एक फर्क था, एक ग्रुप को बताया गया कि इसकी कीमत 50 रुपए है, दूसरे को बताया गया कि ये 5 रुपए में मिलती है। नतीजा, 50 रुपए वाली दवा ने ज्यादा लोगों का दर्द कम किया, भले ही दोनों दवाएं एक जैसी थी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क ने माना कि महंगी चीज ज्यादा असरदार होगी। अब सोचिए घर में क्या होता है। मान लीजिए मां ने घरेलू नुस्खे से खांसी की दवा दी, पर बच्चा बोला, नहीं, मुझे तो डॉक्टर की दवा चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा मान बैठा है कि डॉक्टर की दवा मतलब असली असर। हमारा दिमाग कीमत से उम्मीद बांध लेता है, चाहे सच कुछ और ही हो। क्या समझे? प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ दवा में नहीं, जीवन के हर कोने में होता है। कभी कभी रिश्ते, बातें, सलाह, सब जगह जो महंगा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो। आपको हर चीज की वैल्यू उसकी यूटिलिटी से देखनी चाहिए, नाम या कीमत से नहीं। परिवार में भी कीमत का भ्रम तोड़ो। बुजुर्गों की सलाह मुफ्त होती है, लेकिन उनका अनुभव किसी महंगी किताब से कम नहीं। इमोशनल एग्जाम्पल फ्रॉम फैमिली लाइफ। एक बेटे ने पिता की बात को अनसुना कर दिया क्योंकि वो रोज सुनता है, पर जब वही बात किसी महंगे सेमिनार में सुनी तो बोला, वाओ, लाइफ चेंजिंग। पिता मुस्कराए क्योंकि वो जानते थे हमारा दिमाग कीमत से सत्य को नापता है, समझ से नहीं। दोनों अध्यायों की साझा सीख। हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, और जो महंगा लगता है उसी को ज्यादा असरदार मानते हैं। लेकिन अगर मन साफ हो तो सच्चाई खुद दिखने लगती है। चैप्टर 11, झूठ जो हम खुद से और दूसरों से कहते हैं। हम ज्यादातर ईमानदार होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत झूठ सब बोलते हैं और इसे ठीक भी मानते हैं। सोचिए, एक बच्चा स्कूल में झूठ बोलता है कि उसने होमवर्क कर लिया,
जबकि किया नहीं। मां को पता भी है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मां भी मुस्कुराकर कहती है, अगली बार ध्यान रखना बेटा। क्यों? क्योंकि हमें छोटे छोटे झूठ अनहेल्दी नहीं लगते। डैन एरियली बताते हैं कि इंसान दो दुनिया में जीता है। एक, जहां वो खुद को अच्छा और ईमानदार मानना चाहता है। दूसरी, जहां उसे थोड़ी बेईमानी से फायदों की उम्मीद होती है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए हम छोटे झूठ गढ़ते हैं, जैसे थोड़ा टैक्स बचा लिया तो क्या, सब करते हैं। इस बार ऑफिस से छुट्टी झूठ बोलकर ले ली, पर मुझे सच में आराम चाहिए था। एक टेस्ट में बच्चों को ऐसे सवाल दिए गए जिसमें थोड़ी चोरी कर सकते थे। पता चला ज्यादातर ने चोरी की, लेकिन बस थोड़ी। क्यों? क्योंकि पूरी चोरी करने से तो उन्हें गिल्ट होता, पर थोड़ा करने से दिमाग कहता, चलो इतना तो चलता है। एक पति अगर पत्नी से कहता है, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए ही मां की बात नहीं मानी, तो वो सिर्फ बहाना नहीं दे रहा, वो अपने झूठ को अच्छे कारण से ढक रहा है। बच्चे जब झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने फोन बस थोड़ी देर यूज किया, तो कई बार वो मानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि थोड़ी सच्चाई छुपा रहे हैं। क्या सीखें? हम सब में झूठ बोलने की एक सीमा होती है, जिसे हम खुद सही ठहराते हैं। झूठ अक्सर रिश्तों में सबसे पहले आता है और वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। अगर हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस थोड़े से झूठ से शुरुआत करनी होगी। चैप्टर 12, क्रिएटिव झूठ। जब दिमाग बहाने गढ़ता है। वाई वी लाई इवन मोर व्हेन वी कैन रैशनलाइज। जितना ज्यादा दिमागदार इंसान होगा, उतना ज्यादा रचनात्मक होगा उसके बहाने। डैन एरियली कहते हैं कि झूठ बोलना सिर्फ नैतिकता की बात नहीं, ये हमारे रचनात्मक दिमाग से जुड़ा है। मतलब, जो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो अपने झूठ को इस तरह सजाते हैं कि उन्हें खुद भी वो झूठ नहीं लगता। उदाहरण से समझिए, एक बेटा कॉलेज में फेल हो गया, लेकिन घर आकर मां से बोला, पेपर तो आसान था मां, लेकिन जिस प्रोफेसर ने कॉपी चेक की वो थोड़ा पक्षपाती है। अब ये बहाना था या झूठ? शायद दोनों। डैन एरियली का मानना है, हम अपने हर झूठ को तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अंदर से बुरा भी महसूस न करें। एक पति काम से देर से आया, पर बोला ट्रैफिक बहुत था। असल में वो दोस्तों के साथ बैठा था, पर उसने तर्क से झूठ को सच्चा बना दिया। मां अगर बच्चे से कहती है, मैंने तुझे खेलने से इसलिए रोका ताकि तू बिगड़ न जाए, तो वो प्यार के नाम पर कंट्रोल कर रही होती है और इसे सच्चा तर्क मान रही होती है। सीख क्या है? हम जितना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उतने ही तर्कपूर्ण झूठ गढ़ लेते हैं। झूठ को पकड़ने का सबसे पहला कदम है उसे तर्क के पर्दे से बाहर लाना। रिश्तों में जब भी आप अपने व्यवहार को जस्टिफाई करने लगे, जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में सही हैं या बस तर्क बना रहे हैं? छोटा झूठ भी अगर बार बार बोला जाए, तो वो खुद ही हमें बदल देता है, और जब हम खुद को बदल देते हैं, तो हमें सच्चाई देखने की ताकत खोनी पड़ती है। चैप्टर 13, क्यों हम फैसले टालते रहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे दरवाजे भी खोल कर रखते हैं जिनसे हमें कभी निकलना ही नहीं होता। सोचिए, एक नौजवान है जिसे 2 जॉब ऑफर मिले हैं। एक में पैसा ज्यादा है पर मन नहीं लगता, दूसरी में पैशन है पर पैसा कम। अब वो क्या करता है? वो कोई भी ज्वाइन नहीं करता, सोचता है थोड़ा और सोच लूं, शायद और अच्छा ऑप्शन आ जाए। डैन एरियली कहते हैं, हम जीवन में ऑप्शन ओपन रखने की बीमारी से ग्रस्त हैं। हम हर उस दरवाजे को भी खुला छोड़ना चाहते हैं जिससे हमें कभी जाना ही नहीं। एक पिता जो हर महीने नई इन्वेस्टमेंट स्कीम में सोचता रहता है पर कोई फैसला नहीं करता। एक मां जो हर बार नई डाइट शुरू करती है लेकिन कभी एक भी पूरी नहीं कर पाती। एक बेटा जो कई रिश्तों में बात करता है पर एक को भी गहराई से निभा नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो छूट गया वो बेहतर था, और यही सोच हमें आधे अधूरे फैसलों का गुलाम बना देती है। सीख क्या है? हर विकल्प जरूरी नहीं होता,
जो दरवाजा हमारे दिल से जुड़ा हो वही असली होता है। फैसले टालना भी एक आदत बन जाती है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला करती है। कभी कभी एक दरवाजा बंद करना ही असली आजादी होती है। चैप्टर 14, सामाजिक मानदंड बनाम बाजार के नियम। द पावर ऑफ सोशल नॉर्म्स। प्यार, परिवार और पैसों के नियम एक जैसे नहीं होते, पर हम अक्सर इन्हें मिला बैठते हैं। डैन एरियली इस अध्याय में समझाते हैं कि हम दो तरह की दुनिया में जीते हैं। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक भावनाएं, जहां काम दिल से होता है, जैसे परिवार, दोस्ती, सेवा। मार्केट नॉर्म्स, बाजार के नियम, जहां सब कुछ लेन देन पर चलता है, गिव टेक। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब शुरू होती है भावनात्मक गड़बड़ी। अगर कोई मां बेटे से कहे, मैंने तुझे बड़ा किया, अब तू मेरी देखभाल कर, तो ये बाजार की सोच है। अगर पत्नी कहे, मैंने इतना सहा, अब तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, तो वो प्यार को व्यापार बना रही है। डैन बताते हैं कि जब हम परिवार या रिश्तों में एक्सपेक्टेशन के बदले पेमेंट सोचने लगते हैं तो रिश्तों की गर्मी खत्म हो जाती है। सीख क्या है? हर चीज का लेन देन जरूरी नहीं। प्यार का असली अर्थ है बिना हिसाब देना। जब आप सोशल रिलेशन में मार्केट रूल लाते हैं तो सम्मान और अपनापन कम हो जाता है। रिश्ते निभाने के लिए दिल चाहिए, हिसाब नहीं। प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें यह नहीं कहती कि इंसान गलत है, बल्कि ये समझाती है कि हम कैसे बार बार एक जैसे इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और खुद को समझदार मानते हैं। हमारी सोच की गहराई, झूठ बोलने की क्रिएटिविटी, रिश्तों में फैसले टालने की आदत और प्यार में हिसाब रखने की भूल, ये सब इंसानी दिमाग के वो कोने हैं जो अक्सर हम खुद से भी छुपा लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इरेशनल हूं, बल्कि सवाल यह है, क्या मैं प्रेडिक्टेबली इरेशनल हूं? यानी हर बार एक जैसे ढंग से बेवकूफी कर रहा हूं? अगर हां, तो बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई सोच, नई किताब और आपकी जिंदगी से जुड़ी गहरी बातें सिर्फ ऑडियो बुक प्रकाश पर। अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि वही असली क्रांति है।